नेचर का एक बहुत ही स्ट्रिक्ट और ब्रूटल रूल है। अगर आप रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते तो एवोल्यूशन को आपकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। ऑलमोस्ट हर मेमेलियन स्पीशीज में फीमेल्स अपनी रिप्रोडक्टिव एज खत्म होते ही मर जाती हैं, दे डाई। लेकिन ह्यूमंस इस बायोलॉजिकल रूल को डिफाई करते हैं। डिफाई माने इसको तोड़ देते हैं। एक ह्यूमन फीमेल अपनी आखिरी बच्चे को जन्म देने के बाद भी 30 to 40 ईयर्स तक जिंदा रहती है। बायोलॉजी की दुनिया में ये एक मैसिव अनोमली है, मतलब कि एक बहुत ही बड़ी गड़बड़ है। पर ऐसा क्यों हुआ? तो वेलकम टू द सेल स्केचर। आज हम मैप आउट करेंगे द ग्रैंड मदर्स हाइपोथेसिस और समझेंगे कि कैसे पोस्ट रिप्रोडक्टिव फीमेल्स ने लिटरली ह्यूमन सोसाइटी का फाउंडेशन रखा है। तो आज आप अपनी दादी नानी को शुक्रिया अदा करेंगे कि आपका ब्रेन इसलिए चल पा रहा है क्योंकि आपकी परदादी नानी ने आपको बढ़ाने के लिए आपकी मदर्स का बहुत हाथ बढ़ाया है। अब इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए हमें ह्यूमन ब्रेन को और समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। तो जब बच्चा पैदा होता है और हमारा बच्चा, स्पेशली ह्यूमन का बच्चा, कंप्लीटली हेल्पलेस पैदा होता है। इसका मैसिव ब्रेन जो होता है वो इनकी टोटल मेटाबॉलिक एनर्जी का ऑलमोस्ट 60% कंज्यूम करता है। एक अकेली माँ के लिए एक इन्फेंट को फीड करना और साथ ही साथ एक 3 साल के टॉडलर के लिए कैलोरीज हंट करना, मतलब कि उसके लिए खाना ढूंढना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। अगर एक बच्चा नेचुरली वीन करता, वीन माने माँ का दूध अगर छोड़ता और वो नेचुरली करता तो उसको 4 साल लगते, तो ह्यूमन पॉपुलेशन कभी भी ग्रो ही नहीं कर पाती। तो जरूरत क्या हुई? एक एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स की, एक एक्सटर्नल हेल्प की। यहाँ एवोल्यूशन ने एक ब्रिलियंट ट्विस्ट खेला, मेनोपॉज। हम अक्सर मेनोपॉज को एक बायोलॉजिकल ब्रेकडाउन समझते हैं, लेकिन एवोल्यूशनरी टर्म्स में ये एक हाईली एडवांस स्ट्रैटेजी है। कैसे है अब ये जानते हैं। एक ओल्डर फीमेल के लिए लेट एज में प्रेगनेंसी करना बहुत ही बड़ा रिस्क है। मतलब कि अगर कोई ओल्ड लेडी प्रेग्नेंट हो जाए तो बच्चे में कंजेनाइटल डिफेक्ट्स या फिर जेनेटिक डिफेक्ट्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो प्रेगनेंसी रिस्क नहीं कर सकते। इसीलिए जब भी ओल्डर फीमेल के लिए बेहतर ये होता है कि वो अपनी बची हुई एनर्जी अपने एग्जिस्टिंग जेनेटिक लीनिएज पर इन्वेस्ट करें। एवोल्यूशन में इसको इंक्लूसिव फिटनेस या फिर किन सिलेक्शन भी कहते हैं। जो भी बायोलॉजी के लोग होंगे मे बी इस टर्म को जानते होंगे, और जो नहीं है उनके लिए मैं आसान भाषा में ये समझा देती हूँ कि जो भी इंसान आपसे जेनेटिकली लिंक्ड है उसकी देखरेख करने में आप अपने ही डीएनए को प्रिजर्व करते हैं और आगे की जनरेशंस में उनको पास डाउन करते हैं। तो जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स शट डाउन हो जाते हैं, वो सारी मेटाबॉलिक एनर्जी और फ्री टाइम को वो एक माँ अपनी ग्रैंड मदर बन के चुका देती है। तो ग्रैंड मदर्स ने क्या किया? ग्रैंड मदर्स ने फोरेजिंग किया, खाना ढूंढना और टॉडलर्स को फीड करना शुरू किया, जो कि आपने अपने घरों में भी देखा होगा। इससे क्या हुआ? यंग मदर्स बायोलॉजिकली फ्री हो गई ताकि वो जल्दी नए बच्चे पैदा कर सके, और इसी वजह से ह्यूमन पॉपुलेशन सरवाइव कर पाई। पर ग्रैंड मदर्स ने सिर्फ कैलोरीज प्रोवाइड नहीं करी। तो एग्नेस कह रही हैं, आई डिडंट जस्ट गैदर रूट्स एंड बेरीज माय डियर, आई पास डाउन लैंग्वेज, सर्वाइवल स्किल्स एंड द ब्लूप्रिंट ऑफ आवर कल्चर। व्हाइल द यंग मदर्स बिल्ड द फैमिली इन नंबर्स, वी बिल्ड द ह्यूमन माइंड। तो एग्जैक्टली वो ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे पहली एडुकेटर्स रही हैं। नए जनरेशन को नॉलेज पास डाउन करके उन्होंने ह्यूमन सोसाइटी को शेप किया है। हम आज इतनी एडवांस स्पीशीज इसीलिए हैं क्योंकि एवोल्यूशन ने ग्रैंड मदर्स को जिंदा रखने का डिसीजन लिया। अगर ऐसा नहीं होता तो ह्यूमन पॉपुलेशन कभी भी सरवाइव ही नहीं कर पाती। तो अगली बार जब आप एवोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा सोचें तो सिर्फ हंटर्स और प्रेडेटर्स को इमेजिन मत कीजिए, उन ग्रैंड मदर्स को भी याद कीजिए जिनकी वजह से हमारा एग्जिस्टेंस बचा हुआ है। और आज अपनी ग्रैंड मदर्स यानी कि अपनी दादी या नानी को भी थैंकफुल रहिए, क्योंकि आप इतने बड़े हो पाए हैं, आप इतना समझ पाए हैं। क्योंकि उन्होंने अगेन आपकी मदर्स की हेल्प की है। सो अगर आपको साइंस के इस नए और डीप एंगल को मैप आउट करने में मजा आया है तो
इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. कीप क्वेश्चनिंग द इनविजिबल वर्ल्ड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट स्केच.